तो ये तीनों गए उनके घर। तो उन्होंने क्या एक्सपेक्ट किया, तब उनके बारे में इतना कुछ जानते नहीं, मेडिटेशन का बारे में कुछ नहीं जानते। तो उन्होंने क्या एक्सपेक्ट किया, हाँ लड़की वाले आ रहे हैं, मतलब लड़के का घर देखने कि कैसे रहेगा, क्या रहेगा, लड़का क्या कर रहा है, कितना कमा रहा है, ये सब पूछेंगे। और मेरे फादर गए उधर, सबको मेडिटेशन में बिठाया, फ्लूट बजाया, आ गए। फिर 2010 शादी हो गई बॉम्बे में। उसके बाद 2011 में आई थिंक जब फादर बॉम्बे गए, उनके फादर से उनको कहा आप मेरे लिए 40 डेज मेडिटेशन कीजिए। ये भी प्रॉब्लम, बहुत एसिडिटी प्रॉब्लम है उनको, बीपी हाई है और रात को नींद नहीं आती, गोलियां लेते हैं। तो ये 40 डेज उनको हाँ बोले, तो उन्होंने शुरू किया मेडिटेशन। 40 डेज के बाद कंप्लीट चेंज, एसिडिटी गया, टैबलेट अभी बिल्कुल टैबलेट नहीं लेते नींद के लिए, मस्त रात को सोए तो सुबह उठते हैं, कंप्लीट चेंज। तो वो खाते ही मेरा हेडेक्स शुरू होता है। 2009 या 10 में शुरू हुआ इग्नोर, मतलब अभी हेडेक के साथ जीने का। उस वो टाइम पे जब भी हेडेक आता है टैलिनॉल मिलता है, इट्स समथिंग लाइक सैरिडॉन, पिपरमेंट्स की तरह ले लेते एवरी डे। हेडेक आया ले लो टैबलेट, हेडेक आया ले लो टैबलेट। नमस्कार, आत्मा की यात्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम फिर हाजिर हैं परी के साथ। पिछली एपिसोड में हमने उनकी जो यात्रा है बहुत गहराई से सुना, कैसे उन्होंने बचपन से ही ध्यान का प्रचार प्रसार में जुड़ी हुई थी, सीख रही थी, पढ़ रही थी और अपने फैमिली में जैसे पत्री जी और स्वर्णमाला जी से सीख भी रही हैं। अब वो जाती है यूनाइटेड स्टेट्स यूएस और वो पढ़ाई करती है। हम जानेंगे कि उन्होंने आगे कैसे अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाई। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि जैसे आप इंडिया से यूएस गई, आपने पढ़ाई किया, आपने मास्टर्स कंप्लीट किया, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत चेंजेस हो रहे थे, उसके बारे में थोड़ा बताइए। यस, वो टाइम पे मेरे लाइफ चेंजिंग इवेंट्स हुए यूएस में। और वहीं पे मैंने 2004 में मैंने अपने हस्बैंड को मिली पहली बार। और तभी मैं जो बहुत एडवेंचरस मोड में, तब मैं 22 थी, यंग, एडवेंचरस, एक्साइटमेंट लाइफ। तो वहीं पे हम बहुत साथ में पढ़ते थे, सेम कॉलेज में थे, केमिकल इंजीनियरिंग में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, साथ में पढ़ना घूमना वो सब था। फिर 2005 साथ में इंडिया भी आते थे वही टाइम पे समर में, 2005 और 6। तो उसी दौरान मैंने उनको प्रपोज भी किया है 3 बार और रिजेक्ट भी हुआ है। अच्छा। क्योंकि ही इज़ फ्रॉम वो एक गुजराती फैमिली से है, बॉम्बे से, और मैं साउथ इंडियन थी। और उनके फैमिली में एक भी लव मैरिज नहीं हुआ, वो रेडी थे कि लव अरेंज्ड मैरिज करें। तो हमारे फैमिली में तो सब लव मैरिजेस, और कोई रोक टोक नहीं है। इनफैक्ट मैं कहूँ कि अरेंज मैरिज करो मम्मी, तो वो मम्मी तो कहाँ से मैं ढूंढूंगी। इनफैक्ट अदर प्रॉब्लम है इधर। हाँ। तो यहाँ पे तो वो एक्सपेक्ट ही करते हैं कि तुम खुद ढूंढ लो। तो ये एक्सट्रीम कॉन्ट्रास्ट थी, पर फिर भी ऐसे ही हम चल रहे थे हमारी लाइफ। फिर 2005 और 6 में 7 में उसका जॉब सिंसिनेटी में लग गया और मैं ऑस्टिन चली गई, टेक्सास, मेरी फर्स्ट जॉब। तो 1 साल में वो पहली बार मैं अकेले अपनी अपार्टमेंट में थी, फर्स्ट टाइम। क्योंकि तब तक मैं डिपेंडेंट थी, तो ये भी मैं समझती हूँ कि कैसे वो फ्रस्ट्रेशन होता है। मैंने वो जिया कि कब मेरा खुद का कुछ प्लेस होगा, कब मैं अपने आप रह सकती हूँ। तो वो टाइम पे भी यही, फिर भी तभी भी मेरा मैनिफेस्टिंग कि मैं चले जाती थी वॉकिंग पे, नेचर के साथ बात करने, कि कैसे होगा, कुछ तो यूनिवर्स हेल्प करो, मुझे इधर से बाहर निकलना है, एक मेरा खुद का स्पेस चाहिए।
तो वो टाइम पे और कुछ ना कुछ होता था, कुछ ना कुछ एक सिग्नल जैसा मिल जाता था मुझे, और मुझे यकीन हो जाता हाँ ये होने वाला है। पता नहीं कहाँ से एक जॉब मिल गया, ऑस्टिन, वो भी सब बैग वैग पैक करके चली गई मैं ऑस्टिन कार लेके। फिर वहाँ पे 1 साल मदर भी उधर आई थी फर्स्ट टाइम यूएस, तो मदर मेरे साथ आके 2 महीना 3 महीना रुकी। तो बहुत अच्छा टाइम था वो। बस हम एक मेरी आज़ादी को मैं ट्रूली आज़ादी को मैं जी रही थी। तो हर एक लाइफ हर एक आई थिंक पॉइंट में स्ट्रगल था, बहुत स्ट्रगल था, पर कभी मैंने ये नहीं सोचा कि ये क्यों हो रहा है या किसके वजह से हो रहा है। बस मेरी ये सोचे इसको कैसे मैं ओवरकम करूं, क्या मैं कर सकती हूँ। कभी मैंने ये नहीं सोचा कि अरे मैं इतना कुछ, मेरे फादर क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, ऐसा कभी थॉट भी नहीं आया। तो वैसा ही वो जॉब मैनिफेस्ट हुआ। उसके बाद फिर मेरी लव स्टोरी भी आगे बढ़ रही थी। बहुत ड्रामा था वो टाइम पे। नॉर्मल एक यूथ ज़िंदगी में जितने इमोशंस वो सब होते हैं वो सब। और 2006 और 7 में मेरी जॉब अच्छे से चल रही थी। और उसके बाद एक समय आया जो मुझे चुनना पड़ा कि मुझे जो एक कहाँ पे फोकस करूँ, करियर पे या मेरी या रिलेशनशिप पे। तो मैंने बचपन से अगेन यही सिखाया गया कि कभी डरना नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको एक एपिसोड बताती हूँ। आई थिंक 2005 या 6 में मैं इंडिया आई, तब कुछ तो फाइट हुआ मीर के साथ, बहुत बहुत फाइट। और मेरी एक है कि गुस्सा आए तो मैं ये फेंकूं वो फेंकूं, ये सारा नॉर्मल इमोशंस वो सब थे। एंड देन वो टाइम पे मैं बहुत रो रही थी घर में बैठ के कि आई थिंक वो फ़ोन नहीं उठा रहा है, मैं फ़ोन करते जा रही हूँ 100 टाइम्स 200 टाइम्स, फ़ोन नहीं, और गुस्सा क्यों मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। मैं रोती रही घर रूम में रह के। फिर मम्मी आए अंदर आके, खड़ी होके ऐसे मुझे देख के, हैप्पीनेस खुद की चॉइस है, किसी को ऐसा इतना पावर मत देना कि तुम्हारी हैप्पीनेस छीन ले, बोल के चली गई। और मैं उधर बैठी हूँ, ये क्या है। पूछा नहीं किसके लिए रो रही हो, क्या हो रहा है, ये बॉयफ्रेंड है क्या, कुछ नहीं, हैप्पीनेस खुद की चॉइस है बोल के बस ऐसे 2 लाइन बोल के चली गई। फिर आई थिंक मैं समझने लगी हूँ, ओके यू नो व्हाट, चल छोड़ो। ऐसा ये सारे जो सीज है वो ऐसे धीरे धीरे पेरेंटिंग, कभी उन्होंने ये परेशान भी नहीं हुआ क्यों ये लड़की इतना रो रही है, किसके लिए रो रही है। बस मेरी जो लाइफ, मेरी जो सिचुएशंस है, स्ट्रगल्स है, वो मुझे तुम्हारा खुद का लाइफ है, तुमको यू हैव टू गो टू द एक्सपीरियंस, गो थ्रू दैट। तो वैसे ही गया। सो 2007-8 में मैंने IBM ज्वाइन किया। और उसमें भी इनफैक्ट मिहिर वॉज बहुत सपोर्टिव था, बहुत ग्राउंडिंग इंसान है, बहुत कंपैशनेट। तो मैंने एक्चुअली वो टाइम पे पता नहीं क्यों मुझे इंडिया आना था, तो उन्होंने कह के नहीं तुम, बहुत कैरियर एडवाइस देना वो सब। तो मुझे चुनना था रिलेशनशिप या जॉब। सिंसिनेटी में वो रहता था, तो क्योंकि हाँ वो टाइम पे एक ऐसा सिचुएशन था कि इधर रिलेशनशिप ख़त्म करना है या थोड़ा हमको वो आगे बढ़ाना है। तो मैंने जॉब को रिज़ाइन करके मैंने उनको बोल दिया कि मेरा कुछ इमरजेंसी आ गया। वो टाइम पे रिज़ाइन करना मतलब आप अगर वीज़ा नहीं है तो आप डिपोर्ट हो सकते हो। पर मैंने केयर नहीं किया, मुझे सिर्फ अपना हार्ट का सुनना है। मैं ड्राइव करते करते टेक्सास से सिंसिनेटी 18 आवर्स ड्राइव, वो ये 2006 में था या 7 में था। तब GPS नहीं था वो टाइम पे। तो याहू मैप्स में प्रिंट करके सारे जो डायरेक्शंस, फिर तब एक एक सीडी में 18 घंटे का सीडीज़ बना के 8 सीडीज़ या 18 सीडीज़ अलग अलग, पूरा बैग्स वैग सब पैक करके कार में डंप करके या जो भी बेचना है बेच दे के मैं बस लेके चली गई सिंसिनेटी उसको मिलने। हाँ। और बस रात को एक कहीं टेनेसी पे रुकी, कुछ सोचा नहीं है, बस जाना है, मिलना है। सिंसिनेटी जाके मैं आ गई।
अभी जो करना है। तो ये एक स्टोरी है जो मुझे एक पाथ सही लगा, एक हार्ट को सही लगा, तो बस जाना है, पूरी तरह उसको निभाना है। कभी उसका डाउट नहीं, अरे अभी जॉब गया तो कैसे मिलेगा, क्या होगा इंडिया, कोई क्वेश्चन डाउट था ही नहीं। और सब डाउट्स में जीते, अरे जॉब जॉब हाँ कैसे कर रहे हो, सब ऐसे डर में। पर मैं कुछ सोची नहीं, बस चली गई। उसके बाद 2 महीने के बाद जॉब मिल गया, दूसरा जॉब, जहाँ पे रिसेशन था। इनफैक्ट 2007 में रिसेशन और 8 में यूएस में, वही टाइम पे अच्छा जॉब भी मिल गया। फिर आईबीएम में, फिर शिकागो में ही रही मेरे दोडप्पा के साथ। उसके बाद मैं ट्रैवल करती थी जॉब के लिए न्यूयॉर्क। तो एवरी वीक मंडे मॉर्निंग 4 o'clock उठना है, फ्लाइट पकड़ना है, न्यूयॉर्क जाना है, न्यूयॉर्क से कार रेंटल करके 3 घंटा ड्राइव करते हुए कनेक्टिकट जाना है। वहाँ पे सो मंडे आफ्टरनून रीच होके थर्सडे तक काम करो और रोज़ होटल में रहना है 3 nights। फिर थर्सडे आफ्टरनून आफ्टर लंच फिर ड्राइव करके न्यूयॉर्क आना है, गाड़ी देना है, वापस शिकागो। और सैटरडे संडे, फ्राइडे सैटरडे संडे मतलब घर पे रहना है। ये मेरी जर्नी 10 साल तक यही मैंने किया। रोज़ मंडे मॉर्निंग उठो, थर्सडे फिर वापस आओ। ये दौरान कभी मैं सिंसिनेटी जाती थी उसके पास, कभी ऐसे पूरा दुनिया घूमा है, मतलब यूएस। सो वैसे मेरी जर्नी थी। 10 साल तक मैंने किया। वो जर्नी बहुत मुश्किल होते गई, सब था। अभी पैसा है, अच्छा घर है। मैंने फिर शादी 2010 में हो गया, फिर हम बॉस्टन मूव हो गए। तो घर अच्छा लग्जूरियस घर लिया, पैसा हुआ, अच्छा सोशल सर्कल भी था। पर कुछ कमी थी, कुछ तो कमी थी, समझ में नहीं आ रहा था। 2008 या 9 में मेरा माइग्रेन शुरू हुआ, हेडेक होता था। मतलब वो चॉकलेट, मैं रोज़ 3 बजे ऐसा थोड़ा भूख लगती थी ऑफिस में, तो क्या खाना, जाके वेंडिंग मशीन से ओरियो बिस्किट्स आते हैं वो लेके खाती थी एवरी डे। फिर एक 1 वीक या 2 वीक्स के बाद थोड़ा हेडेक होता था। फिर मुझे समझ में आया वो ओरियो बिस्किट्स, उसमें चॉकलेट होता है, माइग्रेन का ट्रिगर चॉकलेट है, तो वो खाते ही मेरा हेडेक शुरू होता है। 2009 या 10 में शुरू हुआ। इग्नोर, मतलब अभी हेडेक के साथ जीने का। उस वो टाइम पे जब भी हेडेक आता है टैलिनॉल मिलता है, इट्स समथिंग लाइक सैरिडॉन, पिपरमेंट्स की तरह ले लेते एवरी डे। हेडेक आया ले लो टैबलेट, हेडेक आया ले लो टैबलेट। तो वैसे ही मैं धीरे धीरे मेरा बॉडी भी शोल्डर पेन शुरू होना, एक्सट्रीम पेन इन बैक नेक शोल्डर पेन, इतना पेन कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है। मैं रोती थी वो टाइम पे। सो ये सारे जो फिजिकल प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गया। सोशल लाइफ में बहुत ऐसा वॉइड फील होता था कि वो कॉन्वर्सेशंस खाने के बारे में, पॉलिटिक्स, पर पता नहीं वो मन हार्ट को छू नहीं, इट वाज नॉट छू नहीं रहा था। तो माइग्रेन पार्ट, तो वैसे ही मेरा माइग्रेन शुरू हो गया, शोल्डर पेन शुरू हो गए। सबको इग्नोर करते हुए मैंने कभी ये सोचा नहीं कि क्यों ना, सिर्फ टैबलेट है टैबलेट ले लो। ऐसे ही मैं 2009 से चलती आई इसको इग्नोर करते हुए। तो ऑफिस में भी प्रॉब्लम्स शुरू हुए। ये धीरे धीरे धीरे, मतलब मैं बहुत एम्बिशियस थी, मुझे प्रमोशंस चाहिए, मुझे आगे बढ़ना है, तो बहुत मैं मेहनत करती थी। और सबके साथ रिलेशनशिप्स अच्छे थे, कम्युनिकेशन, सबको मेरे साथ काम करना भी अच्छा लगता था। तो गुड एनवायरनमेंट। 2010 में हम बॉस्टन में थे, बॉस्टन शिफ्ट हुए। 11, 12, 13 बॉस्टन में थे। 14 में न्यू जर्सी में शिफ्ट हुए एक प्रोजेक्ट के लिए मेरे। वहाँ से मेरी रॉक बॉटम शुरू हुई। वो जो प्रोजेक्ट है मैं भूल नहीं सकती, क्योंकि वहाँ पे जो बहुत ही बुरा ट्रीटमेंट था, मतलब बहुत मेहनत, पूरी वीकेंड्स काम करो, वेकेशन नहीं लेती थी मैं, एक स्लेव की तरह, इतनी स्ट्रेस, अगेन हेडेक्स, पेपरमेंट्स की तरह। सो सभी तरीके से एक सोशल लाइफ में हैप्पीनेस नहीं थी। पैसा था, अच्छा हस्बैंड, एवरीथिंग था, पर फिर भी मैं हैप्पी नहीं थी। ऑफिस में भी
इतनी अप्रिसिएशन नहीं मिलती थी, बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो ये है मेरी एक जो सबसे रॉक बॉटम ये थी। इसके बाद मेरी पूरी स्टोरी बदलती है एक इंसिडेंट के साथ। वो है अगेन प्रेगनेंसी। सो यहाँ तक मैंने अपने आप से बहुत लड़ा। अपने आप बहुत सारे वार्निंग्स, बहुत सारे इंडिकेटर्स थे मुझे बताने के लिए कि तुम देखो अपनी सच क्या है, पर मैंने नहीं देखा। बस वो स्नूज बटन दबाते 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 10 इयर्स मैंने गुजारा। इतना स्ट्रॉन्ग मूवमेंट होते हुए भी आपके अंदर इतना सब कुछ हो रहा है। हाँ, आपकी फैमिली का मैं उन कभी किसी से शेयर नहीं किया, किसी से बात नहीं करती थी। जैसे आपने कहा आप दबाते हुए। हाँ, सब पीती थी, सब अपने अंदर, सबको जो सुनना था वही बात करती थी। मुझे कोई किसी के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करना था। इनफैक्ट मेरे मदर फादर से भी बात करना बंद कर दिया वो टाइम पे। उनसे बात नहीं करती क्योंकि मुझे उनसे क्या शेयर करना समझ में नहीं आता था, क्योंकि मुझे खुद को समझ में नहीं आया मैं क्या शेयर करूं। तो उनसे जब बात करती थी, हाँ सब ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, पर मैं खुद समझ नहीं पाई कि मैं क्या हो रहा है, क्या मैं मिस कर रही हूँ, क्यों मैं इतनी फियर में हूँ। तो जैसे आपने शादी एक 2 स्टेट्स वेडिंग की, कि आप बहुत इम्पोर्टेंट एक लाइफ का एक स्टेज होता है जब शादी, तो कैसे हुआ? शादी में बहुत ड्रामा हुआ, लाइक एनी शादी। पहले जब मैं और मिहिर साथ में हाँ कहें, उनके फादर ने ना कहा, क्योंकि उनको बहुत डाउट था कि कैसे होगा, रिलीजन अलग है, वो जैन है, लैंग्वेज अलग है, स्टेट्स अलग है, तो कैसे होगा, क्या। वो बहुत आगे का सोच रहे थे, यू नो नॉर्मल माइंडसेट जो टिपिकल फैमिली में सब सोचते हैं। वो कुछ गलत नहीं है। तो मैं वो टाइम पे बहुत कॉन्फिडेंट थी, हाँ मेरे फादर तुम्हारे घर आ जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा, तुम देखो। तो तब मॉम और मेरे फादर और मेरे मॉम के सिस्टर गुजराती से शादी किए, तो वो अहमदाबाद से आई, रत्नमाला। तो ये तीनों गए उनके घर। तो उन्होंने क्या एक्सपेक्ट किया, तब उनके बारे में इतना कुछ जानते नहीं, मेडिटेशन का बारे में कुछ नहीं जानते। तो उन्होंने क्या एक्सपेक्ट किया, हाँ लड़की वाले आ रहे, मतलब लड़के का घर देखने कि कैसे रहेगा, क्या रहेगा, लड़का क्या कर रहा है, कितना कमा रहा है, ये सब पूछेंगे। और मेरे फादर गए उधर, सबको मेडिटेशन में बिठाया, फ्लूट बजाया, आ गए। तो कंफ्यूजन, अरे ना तुम कितना कमाते हो वो नहीं पूछा, घर नहीं देखा, कुछ कल्चर के बारे में पूछा नहीं, ये कैसा है ये। तो टिपिकल जो अरेंज मैरिजेस में पूछे, वो एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा। वो खुश है, हाँ ठीक है, लड़का लड़की ओके, तो शादी हो जाएगा। तो सब कंफ्यूजन में आ गए, उनको समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। तो फिर मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट थी, मैं मिहिर को भी बोला मेरे फादर जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। तो मिहिर के पास कॉल नहीं आया उनके फादर से, तो वो उसको पता चल गया, मतलब कुछ तो गड़बड़ हुआ कि कॉल नहीं आ रहा है। फिर कॉल आने के बाद उनको ये बताया, ये क्या है, कुछ पूछा नहीं, दे डोंट केयर कि तुम कितने कमाते हो, क्या कर रहे हो, कहाँ रह रहे हो, घर भी ठीक से देखा नहीं है। तो फिर उसके बाद ऐसा बातें हुई, एंड देन फ्यू मंथ्स उन्होंने भी वेट किया, हमने भी वेट किया। और एक और चीज़ है कि कभी मॉम और फादर ने कभी मुझे फोर्स नहीं किया कि चलो टाइम हो रहा है, शादी करो। मेरे टाइम के हिसाब से मैं वेट करते रहे, मॉम भी पेशेंटली वेट करते, कभी कुछ फोर्स नहीं आया। उन्होंने उनके साइड पे भी वेट किया। तो आफ्टर 1 साल 1 ईयर वो तैयार हो गए, ठीक है, ये चल रहा है, उनको ये यकीन हो गया कि ये टूटने वाला नहीं है। तो 1 साल बाद फिर उन्होंने मान लिया, फिर शादी बहुत अच्छे से हो गई। एक बार उन्होंने मान लिया ये शादी, उसके बाद उनका पूरा परसेप्शन मेरे तरफ चेंज हो गया। फिर मैं उनकी डॉटर बन गई। फिर 2010 शादी हो गई बॉम्बे में। उसके बाद 2011 में आई थिंक
जब फादर बॉम्बे गए, उनके फादर से उनको कहा आप मेरे लिए 40 डेज मेडिटेशन कीजिए, ऐसे बिठा के। और वो ऐसे हैं कि जब वो कोई वर्ड देते तो करते हैं। तो फादर उनको 40 डेज करने के लिए बोल, उनको ये भी प्रॉब्लम, बहुत एसिडिटी प्रॉब्लम है, उनको बीपी हाई है और रात को नींद नहीं आती, गोलियां लेते हैं। तो ये 40 डेज उनको हाँ बोले तो उन्होंने शुरू किया मेडिटेशन। 40 डेज के बाद कंप्लीट चेंज, एसिडिटी गया, टैबलेट अभी बिल्कुल टैबलेट नहीं लेते नींद के लिए, मस्त रात को सोए तो सुबह उठते हैं, कंप्लीट चेंज। उनके मदर, उनकी जो दादी है, उनको भी बीपी का प्रॉब्लम था, वो भी गया, वो भी मेडिटेशन करते। सो पूरी फैमिली अभी मेडिटेशन करने लगे। सो नाउ दे कंप्लीट सपोर्ट उनके फैमिली से। सो ये धीरे धीरे चेंज हो गया। अभी आई एम सो हैप्पी कि वो अभी मुझे, मेरी मदर इन लॉ रूपा मेहता, वो कॉल करके मुझे पूछते, परी तुम्हारा क्लास कब है, मुझे आना है, कब है। तो ये सारे इतना क्यूटली, इतना डेडिकेटेडली सब पूरा परिवार अभी ध्यान करती है। तो इतने सारे दवाइयाँ जो आपने कंज्यूम किए, इतने सारे उथल पुथल अपनी जिंदगी में देखा, तो फिर आपके लाइफ में कुछ गोल्डन लाइट, गोल्डन गेट कब दिखा? गोल्डन गेट धीरे 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 आया, एक ओवरनाइट नहीं था। फिर 2014 में हमने फिर फैमिली, मुझे बच्चे, हम दोनों तैयार थे बच्चे के लिए। फिर तब तक कितने 4 साल हो गए थे। तो मैंने एक डॉक्टर के पास गया कि क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, एक सलाह के लिए। तो उन्होंने कहा कि आपको नेचुरली नहीं होगा, ब्लॉक हुआ, फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉक हुआ। तब मुझे समझ में आ गया, जो भी मैं सप्रेस कर रही थी वो सारा एनर्जी एक्चुअली फिजिकली मैनिफेस्टेड ब्लॉक मेरे अंदर। तो मुझे पता चला कि ये मैंने खुद क्रिएट किया। इतने साल मैंने जो अंदर मेरे जो एनर्जी जा रहा था, मुझे पता वो इधर ही जा रहा है, मैं वो फील कर रही थी, वो नेचुरली वो ब्लॉक ही बन गया, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो गया। तो फिर वो दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान IVF का हमने शुरू किया है और धीरे 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 मेरे अंदर चेंजेस होने लगे मेडिटेशन के बारे में और पिरामिड्स के बारे में, एनर्जी वर्क, क्रिस्टल्स, इनके बारे में मैंने रिसर्च और ज़्यादा शुरू कर दिया। और मेरा पहला बच्चा निर्वाण आ गया। और इनफैक्ट एक्चुअल अवेकनिंग मैं कहूँ तो, मैं जब निर्वाण के बाद जीवा के साथ प्रेग्नेंट थी, वो टाइम पे एक एक्सपीरियंस बताऊंगी। वो टाइम पे मैं मिहिर न्यूयॉर्क में था, मैं अकेली थी घर पे और आई थिंक 6 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। मैं निर्वाण को लेके मॉल गई, उसको पार्क, अंडर इंडोर मॉल में पार्क होता है ना, उधर खेलने के लिए। तो मैं वो स्ट्रोलर एवरी डे, वेरी नॉर्मल डे, जो वेरी रेगुलर डे, उसको लेके गई, वो मस्त खेला। वो टाइम पे 1.5 ईयर था। फिर हम घर आए, खाना बनाया, उसको खिलाया। उसके बाद हार्ट पैल्पिटेशंस शुरू हो गए मेरे, बहुत हैवी हार्ट पैल्पिटेशंस, लाइक जैसे मेरे हार्ट बाहर आ गए, इतना हैवी। 2 घंटे हो गए, मैं सोई, मैं उठी, पर फिर भी वो कम नहीं हो रहा था। फिर मैंने मिहिर को कॉल किया, अरे ऐसा हो रहा है, मैं क्या करूं? तो वो इमीडिएटली बोला कॉल योर डॉक्टर, कि बताओ क्या होना है। उधर डॉक्टर को इमीडिएटली कॉल, मतलब इमरजेंसी, आ जाओ घर हॉस्पिटल। तो मिहिर के आंटी को बुला के हेल्प करने के लिए वो आ गए वहीं पे, और हम इमरजेंसी गए। मिहिर भी न्यूयॉर्क से आ गया, इमरजेंसी गए। और नॉर्मली सब हार्ट, मतलब सब टेस्ट करते हैं, हार्ट अटैक बोल के सब टेस्ट करते हैं। और एक हार्ट अटैक जब होता है तब एक एंजाइम होता है ट्रोपोनिन, उसका जब चेक किया तो वो थोड़ा नॉर्मल नहीं आया। तो मतलब वो नॉर्मल नहीं आया, मतलब इट हार्ट अटैक से रिलेटेड ही है वो। तो सब डर गए, और मैं प्रेग्नेंट भी थी, सो सारे टेस्ट नहीं कर सकते वो लोग।
तो देन मुझे ऑब्जर्वेशन में रख के 2-3 दिन फिर सब टेस्ट करने लगे, कुछ मिला नहीं उनको, फिर वापस भेज दिए। मैं आ गए, फिर मैंने फादर को कॉल किया, ऐसा हुआ है। फिर उन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ, सोल एंटर्ड यू। मैंने बोला ओके, सोल एंटर्ड मतलब जीवा एंटर्ड और व्हाट, आई डोंट नो। बस वो एक्सपीरियंस था। उसके बाद बहुत सारे चेंजेस आ गए मेरे अंदर। सडनली मैं बहुत सारे तब मैंने ये शो देखना शुरू कर दिया, डेविड विलकॉक का विजडम टीचिंग्स। अभी अनफॉर्चुनेटली गाया टीवी से निकाल दिया गया है वो बहुत सारे एपिसोड्स, पर वो टाइम पे थे। तो वो उसमें वो सारे चीज़ जो मैंने बचपन में सीखा है, टाइम ट्रैवल, टेलीपोर्टेशन, ये सारी जो चीज़ें हैं उसमें साइंटिफिकली वो एक्सप्लेन कर रहा है। तब पता नहीं क्या ऐसा कनेक्शन डॉट्स मेरे अंदर कनेक्ट होते गए कि ये सब कैसा चल रहा है, क्या है। और सडनली मेरे अंदर नोइंग आ गया कि हाँ, मेडिटेशन इज़ द ओनली वे। सो वो एक एक्सपीरियंस था नहीं, कुछ नहीं, बस वो एक अंदर से नोइंग था कि कुछ और नहीं, सिर्फ पिरामिड्स के बारे में जानना, वो रिसर्च करने में मुझे पता चला, बहुत सारे चीज़ें पता चली साइंटिफिकली। अभी तक फादर बस है, तुम ध्यान करो सब ठीक हो जाएगा, पर कैसे ठीक होगा, कहाँ से सीख होगा, वो सब मैं रिसर्च करने में मुझे पता चला। तो फिर मेरी कॉन्फिडेंस, आई थिंक वो टाइम एक सडनली मेरे फियरलेसनेस आ गई मेरे अंदर कि यही है, यही करना है। तो जो भी मेरे बचपन में सीखा वो सब एक मैचिंग फिगर्स होते हैं ना, आई कुड मैच कि ऐसे 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 वो है। जैसे अभी तुमने बताया कि कैसे शादी में बाइनरी फिगर्स दिख रहे हैं, वैसे ही मुझे एक कनेक्शंस दिख गए। सो वहाँ से मेरी पूरी ज़िंदगी चेंज हो गई। IBM, वो मेरी ट्रैवलिंग जॉब थी, बच्चों के साथ मुझे ट्रैवल नहीं करना था वापस। तो मैंने एक दूसरा जॉब ढूंढने का ट्राई किया। वो टाइम पे भी सब लोग बोले कि DC में जॉब्स नहीं मिलेंगे, ओनली फेडरल जॉब्स होंगे। मैंने कहा यहीं पे मिलेगा मुझे, वो जॉब में मैंने क्रिएट किया। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होने लगी। फिर एक दिन कंप्यूटर के सामने, एक बहुत अच्छा जॉब था, घर से 15 मिनट्स ड्राइव, एग्जैक्ट पे जो मुझे पे चाहिए था वही मिला। ज़्यादा काम भी नहीं था, बस जाके बैठो, 5 बजे आ जाओ, इतना इजी जॉब था। मैं उधर जाती थी, कंप्यूटर के पास मेरे कैबिन में बैठती थी और मैं बस उसको स्टेयर करती हूँ, बस 1 घंटा 2 घंटा, कुछ काम नहीं करना, करने के लिए वो इच्छा ही नहीं आती थी, बस स्टेयर करते रहना। मेरे अंदर वो काम करने के लिए कुछ वो एक्साइटमेंट जो था पहले, मैं बहुत एक्साइटेड थी कुछ करने के लिए, पर वो सब चला गया। और मुझे याद है वो टाइम पे एक दिन मुझे फ्रस्ट्रेशन हो गया उधर बैठने के लिए, गाड़ी लेके तेलुगु मूवी चली गई उधर, कोई नहीं था थिएटर में, बस मुझे याद भी नहीं है कौन सा मूवी चल रहा है, क्या चल रहा है, बस बैठ के बस देख रही थी क्योंकि मुझे ऑफिस नहीं जाना था। मैं इतनी फ्रस्ट्रेटेड थी कि मुझे अंदर से ऐसा वॉइस आता था कि मुझे कुछ और करना है, कुछ बड़ा करना है, ये नहीं है मेरा पर्पस, पर क्या करना है पता नहीं है, बस उधर से निकलना है। तो मैं वो टाइम बहुत कंफ्यूजन, बहुत फ्रस्ट्रेशन, क्या करना है, क्योंकि फिर कैसे मैं कमाऊँ, कैसे पैसे आएंगे, क्योंकि मैंने बचपन से देखा स्ट्रगल, फिर मुझे उधर जाना है कैसे, बहुत वो टाइम था। फिर पर वो अंदर से इतनी बड़ी कॉलिंग थी कि मैं उसको चुप नहीं कर पाई। 2 हफ्तों का मैंने नोटिस दे दिया, मेहर को आके बोला हो गया। ऑफ कोर्स उसके सपोर्ट के वजह से ही मैं आगे बढ़ पाई। फिर वहाँ से मेरी एक नई ज़िंदगी या नई आफ्टर इंटरवल शुरू हो गए। पहला चीज़ ये चेंज हुआ कि मैं जानने लगी हूँ कि मैं बहुत एनर्जी सेंसिटिव हूँ, एनर्जी वर्क में मेरा इंटरेस्ट था। और इसकी बहुत बड़ी बैक स्टोरी है। बचपन से मैं एनर्जी वर्क देखते आई हूँ, मेरी मदर एनर्जी वर्कर है,
वो हीलिंग करती है। बहुत सारे जो ये साइंसेस है उसमें मैं उनको देखती आई हूँ। बहुत सारे टाइम ऐसा भी था कि वो कहीं जाती है, किसी को हील करके वो अपने आप में लेती है और घर पे आके ऐसे वो क्रैश हो जाती थी। मैं ही खुद खाना बनाना वो सब करती थी। तो ये मैंने बहुत क्लोजली देखा है एनर्जी वर्क को। और उसके बाद एक और स्टोरी है, बैक स्टोरी इसी चीज़ का। 2012 में जब फादर आए थे यूएस, तब हम सियाटल गए डॉन पेरिस के घर, इलोना के घर। और वहाँ पे वो इलोना मेरी हाथ देख के, तब मैं बिल्कुल मेडिटेशन में थी नहीं, मतलब डैड को सपोर्ट करती थी बट नॉट सो मच। हाथ देख के, यू हैव हीलिंग हैंड्स। मैंने बोला क्या बोल रही है, क्या हीलिंग हैंड्स? ओके ओके बोल के हम गए उसके घर। वो टाइम पे 2012 में डॉन पेरिस ने मुझे SC5 सिखाया, बायो फीडबैक इक्विपमेंट, वो सब साइंसेस वो सिखा रहा था मुझे बिठा के। इनफैक्ट मुझे पूरा इक्विपमेंट भी दे दिया वही टाइम पे। और वहाँ पे सडनली मैं कॉफ़ी क्विट कर दिए। आई एम अ बिग कॉफ़ी ड्रिंकर, कॉफ़ी एडिक्ट। मैं 5 साल 6 साल से कॉफ़ी पीना शुरू कर दिया मैंने। रोज़ एटलीस्ट 6-7 अप टू 10 कप्स ऑफ कॉफ़ी। 2012 में वहाँ पे गई, नेक्स्ट डे आई थिंक 14th या ऐसे गई, नेक्स्ट डे से कंप्लीट आज तक मैंने कॉफ़ी नहीं पिया। इमीडिएट मैंने छोड़ दिया, अपने आप हो गया ऐसा चेंजेस। मैं रेट्रोस्पेक्टिवली सोचूं तो ये चेंजेस ऐसा ओवरनाइट हुआ, ऐसा धीरे 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 होके 2012 में हुआ, 14 से बहुत फास्ट हो गया चेंजेस। लाइक अभी ऐसा लगा कि मास्टर बहुत सो गई तुम, उठो उठो उठो, अभी उठने का टाइम है। वैसा मुझे अभी लगता है कि इतना फास्ट चेंजेस। सो जब जीवा आ गई तब मैं बहुत एनर्जी वर्क में मैं ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होते गई। तब मैं गाया टीवी में वो देखती थी, सब सीरीज देखती थी। एक शो देखने लगी, हीलिंग फील्ड बोल के। हीलिंग फील्ड वो शो देखते देखते उसमें रॉन लेविन बोल के वो साइकिक है, चैनलर है, वो जो मिस्ट्री स्कूल क्रिएट किया, वो देखते ही मुझे ऐसा अंदर से फिर कॉलिंग आया कि मुझे उधर जाना है। वो पता नहीं कौन से पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है, मुझे उनको जाके मिलना था। तो मैंने फिर से मीर को बोला मुझे उधर जाना है। तो जीवा ब्रेस्ट फीड कर रही थी, तभी सब हो रहा था, बेबी थी। मैंने लाइक जाना ज़रूरी है क्या? मैंने बोला ये मेरा पैशन है, मुझे जाना है। तो ही इमीडिएटली सेड यस, ओके तुम जाओ। 1-2 हफ्ता उधर जाना था क्योंकि वो ऑनलाइन सिखाते नहीं, उधर जाके ही सीखना पड़ता है। तो मैं उधर गई, एनर्जी वर्क से मेरा इंट्रोडक्शन हुआ। सो फर्स्ट डे मुझे अभी भी याद है, फादर बोलते हैं गलत है, कभी हीलिंग नहीं करना है, पर मैं उधर जा रही हूँ सीखने। तो मैंने पहला क्वेश्चन उनको पूछा, ये कैसे सही है? लॉ ऑफ कर्मा से आप इंटरफियर नहीं कर रहे हो क्या? तो ये मैंने क्वेश्चन उनको पूछा क्योंकि मुझे वो आंसर मिलते, अगर नहीं मिला तो मैं वापस आ जाऊंगी, मुझे नहीं सीखना था। तो मैंने वो क्वेश्चन पूछा, उन्होंने बोला हम कभी किसी के साथ काम नहीं करते अगर हमारा वो परमिशन नहीं होता। ओवर सेल्फ के साथ, ओवर सेल्फ बोलो या हायर सेल्फ बोलो, उनके साथ आप कनेक्शन करो पहले। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट में वो नहीं है तो उनके साथ काम नहीं करना है। ओनली अगर परमिशन मिले, आपको पता चल जाएगा। आप मेडिटेशन करो, आपको पता चल जाएगा। वो कॉन्ट्रैक्ट में अगर है साथ में तो करेंगे, नहीं तो नहीं। तो ये आंसर सुनने के बाद थोड़ा मुझे कॉन्फिडेंस आया। फिर मैं सब सीखने लगी कि एनर्जी वर्क क्या है, कैसे होता है, मुझे बस जानना था। तो सब मैं बहुत अच्छी भी थी, बहुत सब एनर्जी वर्क के साथ बहुत मैं उसका पूरा डीप लेवल में जानने लगी थी। चक्रा हीलिंग या ये हीलिंग या जो भी हीलिंग आपका हो, सब होने के बाद फिर मैं वापस आई। उसके बाद क्रिस्टल्स का कोर्सेज भी मैंने किया, बहुत कोर्सेज किया। एटलीस्ट $20,000-25,000 मैंने खर्च किया होगा वो दौरान, सिर्फ वर्कशॉप्स और क्लासेस पे। सारा मेरा सेविंग्स जो है था इसी में मैंने लगा दिया। और
क्रिस्टल्स के बारे में, तो एनर्जी वर्क, पिरामिड्स के बारे में, ये सारा एक्सपेरिमेंट्स करते हुए फिर मैंने अपना एक कोच भी मैंने ले लिया कि कैसे मुझे अपना माइंडसेट कोच, वैसे मुझे सीरियसली इस पे काम करना था, मुझे अपना खुद का करियर भी मुझे स्टार्ट करना था। तो मैंने ये सबसे ये जो मेरा ये खुद का प्रोसेस है उसका मैंने एक प्रोग्राम बनाया कि सबको मैं हेल्प करूं, जो मैंने सीखा उसको मैं शेयर करूं। तो वैसे मैंने कॉस्मिक मून एक कंपनी मैंने शुरू किया, क्योंकि मून के साथ मेरा बहुत डीप कनेक्शन है ऑलवेज। और सो कॉस्मिक मून 2018 में शुरू हो गया। उसके साथ ही मैं बहुत सारे, तभी भी इतना PSSM में नहीं थी, मतलब जब फादर आते थे 15 में आए, 16 में, एवरी ईयर आते थे वो टाइम पे, क्योंकि बच्चे हुए उनको देखना था। तो वो टाइम पे एवरी ईयर आते थे, उनका क्लासेस अरेंज करना वैसे इन्वॉल्वमेंट था, पर कभी मैं खुद क्लासेस लेना वो इन्वॉल्वमेंट नहीं था। एज फार एज अरेंजमेंट, ऑर्गेनाइजिंग, उनके साथ घूमना, वो सब था। सो 2018 में मैंने खुद का बिजनेस स्टार्ट करके PSSM यूज़ नहीं करते हुए, किसी को भी पता भी नहीं था वो टाइम पे, मैंने खुद अपना एक प्रोग्राम्स, स्पीकिंग एंगेजमेंट्स, ये सब मैंने शुरू कर दिया 2018 और 19। वैसे 2019 में आई थिंक तभी मेरा PSSM में आना शुरू किया, आई मीन आना बढ़ गया। 2019 आई थिंक फरवरी में या जनवरी एंड फरवरी में शास्त्री जी, योर फादर, कॉल्ड मी। तब उनको मैं जानती भी नहीं थी वो टाइम पे। वो ही कॉल्ड मी एंड ही सेड शिकागो में एक प्रोग्राम है, आई एम नॉमिनेटिंग यू अवार्ड के लिए। तब तक मैं बहुत वुमेन एम्पावरमेंट का काम 2 साल में करते आई, पर इतना ज़्यादा PSSM में भी अनाउंस नहीं था। मैं अपने खुद का मार्केट, खुद का स्टोरी चल रहा था। तो उन्होंने पता नहीं कहाँ से उनको ये देखा, या उन्होंने कॉल किया, ऐसा उन्होंने बोला कि ऐसा मैं करा। पहले मैं सीरियसली नहीं ली, पता नहीं कौन है क्या है। फिर अगेन कॉल आना, फिर उन्होंने वेबसाइट सब भेजा, फिर नॉमिनेट हुआ। देन फिर मैं शिकागो गई वो अवार्ड लेने, टॉप 20 अवार्ड लेने, वुमेन अवार्ड। उसके बाद से उनके साथ बातचीत शुरू हुआ। तो वो एवरी मंथ मुझसे बात करते थे कि ये हो रहा है, वो अपडेट्स, और कैसे हम ग्लोबली रीच कर सकते। ये जो सीड है उन्होंने मुझे आई थिंक वहीं पे मेरे अंदर डाला, ग्लोबली कैसे रीच करना है, इंटरनेशनली कैसे रीच करना है। तो उनके साथ धीरे धीरे मेरे बातें शुरू हुई। तब मैं PSSM USA के साथ काम करती थी, पर मेरी सोच थी कि हम बियॉन्ड बॉर्डर्स जाएं, बियॉन्ड इंडियन मार्केट, बियॉन्ड तेलुगु, बियॉन्ड हिंदी, कि कैसे हम हर एक कम्युनिटी को ये मैसेज हम पहुंचाएं। ये मेरा एक थॉट था। मैं ये थॉट से बहुत 2015 से मैं ये एक कोशिश थी मेरी कैसे करना है, पर एक सपोर्ट नहीं मिल रहा था मुझे। जब शास्त्री जी आए लाइफ में, तब उनका सपोर्ट बहुत था, क्योंकि उनका विजन भी सेम मेरे साथ मैच कर रहा था। उनको भी यही देखना था कि कैसे ग्लोबली हम ये देखें। तो तब मुझे थोड़ा एक्साइटमेंट आया कि वापस, अरे बिकॉज एक उनका पावर ऐड हो गया एक विजन में। जब उनका पावर ऐड हुआ, एंड हिज पावर वाज वेरी स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग था, एक फोर्स की तरह थे वो। तो जब उनका पावर ऐड हुआ, देन मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया कि ये कर सकते हैं। और मेरी जो अंदर ये जो चेंजेस इंटीग्रेट हो रहे हैं, ये PSSM के साथ जुड़ने लगे धीरे धीरे धीरे, क्योंकि ये अलग अलग चल रहे थे तब तक पैरेलली। तब धीरे धीरे इंटीग्रेट होके फिर 2019 में जब मैं इंडिया आई, ध्यान महाचक्रम फर्स्ट टाइम उनको मिली मैं, फर्स्ट टाइम सब देख रही थी। 19 में मैं बहुत अमेज्ड हो गई ये मूवमेंट को देख के, इतनी क्राउड को देख के, फादर को देख के। तब सच में लगा कि जो भी उन्होंने कर्नूल में कहा है सब हो रहा है, एग्जैक्टली सेम टू सेम। तो तब मैं रियली बहुत इमोशनल भी हो गए कि कैसे ये मूवमेंट
79 से शुरू हुआ और अब तक कैसे ये बढ़ गया। तो 2019 से शास्त्री जी से बात करके फिर हमने ग्लोबल की स्थापना की, PSSM ग्लोबल। फिर तब अनाउंसमेंट हुआ है और 20 में मैं आके इमीडिएटली जनवरी में दोनों बच्चों को लेके टैक्सेशन डिपार्टमेंट जाके रजिस्टर करवाया PSSM ग्लोबल मेरीलैंड में। उसके बाद फिर पैसे कहाँ से लाएं, फिर मैं अकेली थी। सब PSSM में क्या है, सब डिसेंट्रलाइज्ड है, सब अपने अपने प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं। कोई USA, कोई कनाडा, कोई UK, इंडिया। एक ग्लोबल, एक वो तभी एक ग्लोबल मतलब क्या, हम सब एक साथ जुड़ के काम करना, एक कोलैबोरेटिव थिंकिंग, एक कोलैबोरेशन भी उनका ही आइडिया है। वो हमेशा MOU के बारे में बात करते थे, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। वो मुझे भेजते थे कि ये ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये किया, वो किया। तो ये सारे आई थिंक ये ही वाज कोचिंग मी बेसिकली। मुझे एक कोच की तरह वो PSSM में आए मेरे पास कि कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ाना है। तो मुझे अभी समझ में आ रहा है कि एक एक स्टेप में एक कोच की तरह वो आ गए कि ऐसे। तो मुझे तब सब आइडियाज आ रहे थे, ओके ऐसे कर सकते, वैसे कर सकते। तो फिर एक ग्लोबल की स्थापना ऐसा हुई कि हम हर एक हार्ट सेंट्रिक जो अलाइनमेंट में वो ऑर्गेनाइजेशन से कोलैबोरेट करेंगे और आगे बढ़ेंगे, मैसेज शेयर करेंगे। तो उसी आइडिया से स्थापित हुआ और 20 में ये हुआ। फिर धीरे धीरे एक एक दो लोग आके पैसे देने लगे शुरू करने के लिए। जब वो भी एक मिराकुलस है, कैसे वो टाइम पे आना, जुड़ना, क्योंकि कोई मैं सबके पास जाती थी, हम ग्लोबल स्टार्ट कर रहे, किसी को समझ में नहीं आता था। तो धीरे 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 हम प्रोग्राम्स शुरू करने लगे, मोनिशा, सौम्या ये सब जुड़ने लगे। धीरे धीरे प्रोग्राम्स हमने स्टार्ट किया, स्पिरिचुअल साइंस इंटरनेशनल मीट जो हमने किया है, और वो आई थिंक एक सबसे बड़ा इवेंट था ऑनलाइन। तभी ध्यान, आई थिंक फर्स्ट DDY शुरू हुआ हिंदी में। वहाँ से सबको आइडिया है चलो ऑनलाइन शुरू करेंगे, वहाँ से वो ऑनलाइन ट्रेंड शुरू हो गया। उसके बाद हमने सोचा चलो स्पिरिचुअल साइंस इंटरनेशनल मीट करें। 3 डे प्रोग्राम था, पूरे कंट्रीज से PSSM मास्टर्स जुड़ के हमने 3 टाइम जोन्स में किया था। सो वो एक पहला इवेंट है जो ग्लोबल कोलैबोरेशन एक इवेंट के लिए था। तब तक हर एक अपने अपने इवेंट्स में काम करने लगे, पर तब सब एक साथ एक इवेंट के लिए काम करने लगे। तो वो एक माइंडसेट शिफ्ट। उसके बाद वैसे ही इवेंट्स 20, फिर कोविड ऑफ कोर्स आ गया, सब हम ऑनलाइन में। PMC इतना बढ़ गया कि सब PMC देखने लगे, इतना ज़्यादा मूवमेंट बढ़ गया। अगर 2019 में वो नहीं हुआ होता तो शायद मैं नहीं रेडी होती 20 तक। तो सब जो हुआ एक प्लानिंग की तरह हुआ। 19 में वो आना, PSSM में जुड़ना, फिर मैं इतनी एक्टिव हो गई 20 से, ऐसा लगा कि मैं कभी छोड़ी ही नहीं PSSM। तो फिर हार्ट ऑफ द PSSM में आ गए। फिर फादर बोलते हैं आई बीन वेटिंग फॉर दिस फॉर 30 years। सो पेशेंटली वो वेट करे कि मैं कब वापस आऊं अपने आप, ऐसा नहीं कि फोर्सफुली आए। तो ये PSSM की एंट्री की स्टोरी है। तो एक बहुत सारे लोग इसमें बहुत क्रिटिकल रोल प्ले किए मेरे आने के लिए। एक वेरी डिज़ाइंड मुझे प्रोसेस लगता है। तो मेरे लिए मेरे लाइफ में कोचेस बहुत है, गाइड्स बहुत है। तो मैं ये मानती हूँ कि एक कोच या गाइड रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे PSSM में फादर थे, उसके बाद एंट्री के लिए शास्त्री जी थे। उनको देख के फिर मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया कि हाँ ये ग्लोबल लेवल जा सकता है। यस, वंडरफुल। आपके सोल जर्नी को, आपके सोल प्लान को देखकर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि संसार में निर्वाण, एक तो ये कॉन्सेप्ट पत्री जी के द्वारा ही हमें समझ आता है कि संसार में रहते हुए निर्वाण पा सकते हैं।
और निर्वाण इस तरीके से कि उनके बच्चे भी, उनका जो खुद का ब्लड है बोल सकते हैं, वो भी इस मूवमेंट को इतने अद्भुत तरीके से आगे लेके जा रहे हैं। ग्लोबली इतना ब्यूटीफुल विजन को लेके जाना एक बहुत बड़ी बात है। और आप अनेकों अनेक प्रोग्राम्स कर चुके हैं, एक टीम डेवलप कर चुके हैं, सबको साथ में लेकर आगे बढ़ने का आपका इरादा है, तो ये बहुत अद्भुत है। आपका फाइनल मैसेज हम ज़रूर जानना चाहते हैं कि आपका क्या विजन है ग्लोबल के लिए। मेरा यही विजन है जो पत्री जी का विजन है, ध्यान जगत, ये हम देखेंगे ज़रूर। और ये भी है कि हम चाहे हम अपने अपने स्टेट में अपने अपने जो डिपार्टमेंट में काम करें, पर हम एक ग्रुप कॉन्शियसनेस कनेक्टेड है। हर एक PSSM मेंबर, PMC हिंदी बढ़ेगा तो PMC तेलुगु बढ़ेगा, तेलुगु बढ़ेगा तो तमिल बढ़ेगा। हम सब साथ में बढ़ेंगे, कोई अलग अलग नहीं है, कोई ऐसा इंडिविजुअल नहीं है इधर। कोई भी PSSM में एंटर होगा तो एक कलेक्टिव कॉन्शियस, ग्रुप कॉन्शियसनेस में आ जाएगा। वो ग्रुप ही बढ़ेगा, जब एक बढ़ेगा तो ग्रुप बढ़ेगा। तो यहाँ पे इसीलिए इतनी ब्यूटीफुल है, कंपटीशन नहीं है, ना कोई जजमेंट है, क्योंकि हम हर एक को, हम अगर हम खुशी रहेंगे अगर अमूल्या बढ़ेगी तो, क्योंकि उसके साथ मैं भी बढ़ूंगी। तो यही विजन है कि पूरी दुनिया में विदाउट डाउट, क्वेश्चन ही नहीं है, ध्यान जगत बनेगा। PSSM एक बहुत ही बड़ी मूवमेंट है, ना कि कोई अर्थ के लिए पर पूरे कॉस्मोस के लिए। सभी लोग वेट कर रहे हैं ये मूवमेंट के लिए, सारे रेसेस, सारे बीइंग्स इसके लिए। तो बस यही है मैसेज। तो जैसे हर एक राष्ट्र को, हर एक कॉन्टिनेंट को आप जोड़ना चाहते हैं, बस सब साथ में, एक PSSM की साथ में ध्यान करना है, एक शाकाहारी बनना है, पिरामिड एनर्जी के साथ एक स्पिरिचुअल साइंस को समझना है, एक्सपेरिमेंटेशन करना है। यहाँ पे ना कोई मास्टर है ना स्टूडेंट है, हम सब एक है, ना कोई ऊपर है ना कोई नीचे है, हम सब यूनिक है अपने आप में। तो हम सब जुड़ के अगर हम सब एक विजन के साथ काम करेंगे अपने अपने कंट्रीज, अपने अपने लोकल स्टेट्स में, तो हम डेफिनेटली ये अचीव करेंगे। और हम कर रहे हैं। इतनी खूबसूरत मूवमेंट, इतना मास्टरपीस मूवमेंट कहीं नहीं है। जो इतने पैशन के साथ जुड़ गए, हर एक स्टेट में इतना वर्क हो रहा है, इतना वर्क हो रहा है हर एक स्टेट में। इट्स जस्ट अमेजिंग। सो मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं PSS मूवमेंट में हूँ, चॉइस के साथ। ऐसा नहीं कि बस है तो मैं हूँ, ये मेरा चॉइस है इधर रहना, दिल से मैं ये दिल से इधर हूँ और मुझे इधर काम करना है और मैं बहुत प्राउड हूँ। ऐसे ही ध्यान जगत, इसी विजन को आप आगे बढ़ाते रहें, ग्लोबली बढ़ाते रहें। इसी के साथ हम इस इंटरव्यू को यहीं समाप्त करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस इंटरव्यू के लिए। फाइनली ये हुआ क्योंकि होना था, और आपका जो सोल डिज़ाइन है, ब्यूटीफुल सोल डिज़ाइन सब तक पहुंचना था। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो दोस्तों, ऐसे ही आत्मा की यात्रा में अद्भुत सोल डिज़ाइंस को हम जानते रहेंगे, कितने अद्भुत तरीके से ध्यान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं अपने ही शहर में, अपने ही देश में, अपने ही विश्व में। तो ऐसे ही हम बने रहेंगे आत्मा की यात्रा में और यात्राओं को और जानते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए PMC हिंदी। नमस्कार।